अजमेरपुर नाम का एक गांव था जहां पर किसी भी घर में बिजली नहीं थी। लोग बिना बिजली के ही गुजारा करते थे। उसी गांव में सुमित नाम का एक नेक और ईमानदार व्यक्ति अपनी पत्नी नीलम के साथ रहता था। वो घर चलाने के लिए मटर की खेती किया करता था। सभी के गांव में बिजली रहती है, बस एक हमारा ही गांव है जहां पर कि बल्ब भी नहीं जलता है। हकीकत कहती हो भाग्यवान, हमने कितनी बार सरकार को इस मामले पर लिफाफे डाले हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। इसीलिए प्रधान ने गांव में एक पंचायत रखी है। सुमित और गांव के सारे लोग प्रधान की बैठक में आते हैं और प्रधान इस समस्या पर चर्चा करने लगते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे कस्बे की बिजली की दिक्कत के लिफाफों का कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो अगर आप लोगों के पास इस दिक्कत का कोई रास्ता हो तो बताइएगा। मेरे पास एक रास्ता है। मुझे लगता है कि हम सबको थोड़े थोड़े पैसे निकाल कर खुद ही कस्बे के लिए बिजली का टावर बनाना चाहिए। तुम हकीकत कहते हो, मैं भी इस मामले में सोच रहा था। मैं आज ही जाकर ठेकेदार से बात करता हूँ। प्रधान सुमित को लेकर ठेकेदार के पास जाते हैं। ठेकेदार जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कस्बे में बिजली की बहुत दिक्कत है, इसकी वजह से हम आपके पास आए हैं। अब इसमें आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? हम चाहते हैं कि आप कस्बे की बिजली की दिक्कत के लिए बिजली के टावर इस कस्बे में बनाएं। अब ठीक है, वो तो बना दूंगा, लेकिन मुझे सारे पैसे काम शुरू होने से पहले ही देने होंगे। देखिए, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है, मगर हम आपको अभी थोड़ा देकर बाद में थोड़ा थोड़ा करके आपके सारे पैसे चुका देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं काम तभी करूंगा जब आप मुझे पूरे पैसे देंगे, नहीं तो रहो अपने अंधेरे कस्बे में। देखिए, एहसान करके हमारी मदद कीजिए। थोड़ा तो हमारे कस्बे के बारे में सोचिए। नहीं नहीं, निकलो यहाँ से। मैं क्यों इस कस्बे के बारे में सोचूं? जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। जब पैसे होंगे तब आ जाना, तब तक अंधेरे में जियो जैसे अब तक जी रहे थे। ये सुनकर सुमित और प्रधान को बहुत दुख होता है। अब हम क्या कर सकते हैं प्रधान जी? अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है सुमित, सिवाय अर्जी लिफाफा सरकार को भेजने के। सुमित और प्रधान निराश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। जब सुमित घर पहुंचता है तब उसकी पत्नी नीलम उससे कहती है, क्या हुआ जी, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं भाग्यवान, बस कस्बे की बिजली को लेकर थोड़ा फिक्र में हूँ। भला चिंता करने से कोई मुश्किल हल हुई है क्या? ऊपर वाले पे यकीन रखिए, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, मुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए। चलो मैं निकलता हूँ, फिलहाल अपने खेत पर जाकर मटर निकालता हूँ, नहीं तो आते वक्त कुछ दिखाई नहीं देगा। ये कहकर सुमित अपने खेत पर चला जाता है। जैसे ही वो अपने खेत को जोतना शुरू करता है, वैसे ही वहाँ पर एक स्त्री प्रकट होकर उसके पास आती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम उदास क्यों हो। गांव में बिजली ना होने के कारण तुम उदास हो, है ना? आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? मैं छुपे हुए कबीले से हूँ जो आम इंसान से छुपे रहते हैं। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ, जिससे तुम्हारे गांव से बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। वो स्त्री अपनी पोटली में से कुछ मटर के दाने सुमित को देती है और कहती है, इसे अपने खेत में गाड़ दो। ये कोई ऐसा वैसा मटर का दाना नहीं है, ये हमारा कबीला जो खुफिया पहाड़ के नीचे है, मैं वहां से जमा करके लाई हूँ। ये तुम्हारी मदद करेगा। इतना कहकर वो स्त्री गायब हो गई और सुमित उस मटर के दानों को खेत में बो देता है। और जैसे ही अगला दिन होता है, वैसे ही उस खेत में बड़े बड़े मटर उग जाते हैं। और जैसे ही सुमित मटर छीलता है, वो मटर के दाने बल्ब की तरह जलने लगते हैं। ये सारी चीजों को देखकर सुमित प्रधान को बुलाकर सारी बात बताता है।
प्रधान जी, ये देखिए, मेरी मटर की खेत में से जो मटर उग रहे हैं वो बल्ब की तरह चमक रहे हैं। ये तो चमत्कार है। एक काम करते हैं, इसे घर में लगा कर देखते हैं। सुमित चमकते हुए मटर को बल्ब की तरह प्रधान के घर पर लगा देता है और पूरे गांव में उजाला हो जाता है। ये तो कमाल हो गया। अब हमारे कस्बे में रोशनी की कोई कमी नहीं होगी। और उस मटर की मदद से सुमित उस गांव में बिजली ला देता है, पर ये बात ठेकेदार को हजम नहीं होती। फिर एक दिन ठेकेदार गांव के एक व्यक्ति दुष्यंत को बुलाकर उससे पूछता है, अरे दुष्यंत, तुम्हारे कस्बे में ये सुमित बिजली के मटर कैसे बेच रहा है? उसके खेत में जो मटर उगते हैं ना, वो सभी बल्ब जैसे चमकने वाले मटर निकलते हैं और वो पूरे कस्बे को अपने खेत में से ये मटर बेचकर बहुत पैसे कमा रहा है। और तो और दूसरे कस्बे में भी अपने मटर की बिजली बेच रहा है। ये सुनकर ठेकेदार सुमित से मिलने गांव में जाता है। वहाँ सुमित उन्हें देखता है। अरे ठेकेदार जी, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? मैंने तुम्हारे मटर के धंधे के बारे में सुना है, इसीलिए तुमसे मिलने आ गया। जी कहिए, क्या बात करनी है आपको? मैं तो बस सिर्फ तुम्हारा साथ मांगने आया था। मेरे साथ हाथ मिला लो सुमित, दोनों साथ मिलकर धंधा करेंगे। तुम्हारे मटर और मेरा दिमाग और तजुर्बा जब मिल जाएंगे तो हम दोनों मिलकर बहुत पैसे कमाएंगे। शुक्रिया, मैं आपको मेरे मटर नहीं बेच सकता। मैं मटर की बल्बों को कम दामों में बेचता हूँ ताकि सभी के घरों में बिजली का फायदा हो सके। अगर मैंने आपके साथ हाथ मिला लिया तो तुम ज्यादा कीमत में ये मटर बेचा करोगे। तो एक काम करो, मुझे अपना खेत बेच दो। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं कमा पाओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी खेत किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। ये सुनकर ठेकेदार गुस्से में घर चला जाता है। थोड़े ही दिन बाद प्रधान गांव वालों के साथ सुमित के खेत के पास पंचायत बैठाता है। अब हमारे कस्बे में बिजली और रोशनी की कोई कमी नहीं है। मेरी और कस्बे के लोगों की तरफ से सुमित का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। प्रधान जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो खामखाई मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो मेरा काम है कि मैं कस्बे की हिफाजत करूं। उतने में ही कुछ गुंडे सुमित के खेत पर पहुंच जाते हैं। अब से ये खेत ठेकेदार की है, चले जाओ यहाँ से और फिर यहाँ खेत के आसपास दिखाई मत देना। नहीं, ये सब आप क्या कर रहे हैं? ये सरासर गलत है। ये सब जो तुम कर रहे हो ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये तो तुम जानते हो ना। सब लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अभी तुम सबको मजा चखा दूंगा। नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर दोनों गुंडे खेत को तबाह करने जैसे ही खेत के पास आते हैं, वैसे ही उन दोनों गुंडों को एक भयानक शॉक लग जाता है, जिससे कि वो लोग वहीं गिर जाते हैं। और वो स्त्री वापस प्रकट हो जाती है और कहती है, इस मटर की ये खासियत है कि जो कोई भी इसे बुरी नीयत से छूता है, ये मटर उन्हें भयानक बिजली का झटका देती है। इतना कहकर वो स्त्री फिर से गायब हो जाती है। ठेकेदार की बुरी नजर इस खेत पर है। वो जरूर आगे भी कुछ करने की कोशिश जरूर करेगा। फिक्र मत करो, हम आज कस्बे के दरोगा के पास जाकर इसके बारे में कंप्लेंट करते हैं। प्रधान और सुमित दोनों ही दरोगा के पास जाकर ठेकेदार की शिकायत करते हैं। आप सब फिक्र मत कीजिए, अगली बार जब वो ठेकेदार कस्बे में आए तो मुझे बुला लीजिएगा। फिर देखता हूँ उस ठेकेदार को। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर ही दोनों पुलिस थाने से बाहर निकलते हैं और दूसरी तरफ दुष्यंत जाकर ठेकेदार को गुंडों के साथ जो कुछ हुआ वो बता देता है। क्या? ये कैसे मुमकिन है? अब तो मैं इस खेत को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। जी साहब, जैसे ही आपके भेजे हुए गुंडे उस खेत के पास पहुंचे, वैसे ही उनको बिजली के झटके लगने लगे।
मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। लगता है मुझे ये काम खुद अपने हाथों से करना पड़ेगा। आप क्या करने की सोच रहे हैं मालिक? आज रात को ही मैं बुलडोजर लेकर उस खेत को पूरा सफाचट कर दूंगा। ना रहेगी खेत और ना बेच पाएगा वो सुमित मटर की बिजली। जैसे ही रात होती है, ठेकेदार रोलर चलाकर गांव में ले आता है और जैसे ही वो खेत पर रोलर चलाने की कोशिश करता है, उसे जोर का बिजली का झटका लगता है और वो अपने रोलर से नीचे गिर जाता है। और वैसे ही वहां पर प्रधान और सुमित गांव के दरोगा के साथ खड़े मिलते हैं। क्या हुआ ठेकेदार साहब? आपकी दाल शायद गली नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज रात यहाँ आने वाला हूँ? जब तुम्हारे गुंडे खेत को नुकसान पहुँचाने के लिए यहाँ आए, तभी हमें पता चल गया था कि कोई हमारी बातें तुम तक पहुँचा रहा है। प्रधान जी, मुझे दाल में कुछ काला जरूर लग रहा है। कोई तो है जिसने सारी बातें ठेकेदार तक पहुँचाई हैं। हाँ, कस्बे वाले ये कह रहे थे कि दुष्यंत उन्हें ठेकेदार के घर आते जाते दिखाई देता है। प्रधान और सुमित दोनों ही दुष्यंत का पीछा करते हैं और उसे ठेकेदार के घर जाते हुए देखते हैं। और जैसे ही वो घर से बाहर आता है, सुमित और प्रधान दुष्यंत को पकड़ लेते हैं और दुष्यंत ठेकेदार की सारी चाल सुमित और प्रधान को पहले ही बता देता है। समझे ठेकेदार साहब कि हमें कैसे पता चला? अब जेल में मटर छिलते रहना। उतने में ही दरोगा अपने इंस्पेक्टर से कहता है, गिरफ्तार कर लो इस ठेकेदार को। दरोगा ठेकेदार को गिरफ्तार कर लेता है और जेल में डाल देता है। जैसलमेर नगर में टूरिस्ट प्लेस के पास समीर अपनी अम्मी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो अपने अब्बू के गुजर जाने के बाद बेहद गरीबी की जिंदगी बिता रहा था। वक्त बीतने पर समीर धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर जब वो 15 साल का हो जाता है। अम्मी, क्या हम लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं है? ना ही हमसे कोई रिश्तेदार मिलने आता है और ना ही हमें कोई फोन करता है। बेटा, है तो बहुत लोग, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। कहते हैं ना, सुख के सब साथी हैं, पर दुख में कोई साथ नहीं देता। अम्मी, मेरे सब दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम लावारिस हो। नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम परेशान मत हो, हमारे दिन जरूर बदलेंगे। फिर उन लोगों को तुम भी जवाब दे पाओगे। हाँ अम्मी, सही कहा आपने। चंपा लोगों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। समीर इस बात से बेहद परेशान होता है। फिर एक दिन वो नदी के किनारे बैठकर सोच रहा होता है। तभी वो नाव की सवारी कराते लोगों को देखता है, तो वो भी ये करके पैसे कमाने की सोचता है। अरे चचा, मुझे भी ये नाव चलानी है और पैसे कमाने हैं। हाँ तो नाव खरीद के ला और चला। अरे चचा, इस नाव को खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? ज्यादा नहीं बेटा, बस 20,000 रुपए लगेंगे। खरीद लो। चाचा, ये तो बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए। मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लेकर आऊंगा? क्या आप मेरी मदद कर देंगे? मुझे कुछ दिनों तक अपनी नाव पर ही काम करने दें, फिर मैं पैसे जुटाकर अपनी नाव खरीद लूंगा। समीर के ऐसा कहने पर नाव वाला सोचता है कि अगर इसको सिखा दूंगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी, और ये तो नौजवान लड़का है और मुझसे भी तेज काम करके ज्यादा पैसे कमाने लगेगा। फिर मेरी नाव पर कोई नहीं आएगा। ये सोचकर वो कहता है, अरे बेटा, तू अभी छोटा है, नहीं चला पाएगा, और पहले तुझे तैरना भी सीखना पड़ेगा। तब तक कुछ और काम कर ले, पैसे भी कमा ले नाव खरीदने के लिए। ठीक है चाचा। समीर चाचा की बात सुनकर घर चला जाता है। फिर अगले दिन अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और फिर अपने घर के हालात भी बयां करता है। वो अपने दोस्तों से कोई काम बताने को कहता है। तब उसका एक दोस्त रुपेश कहता है,
भाई एक बहुत आसान काम है, आने वाले टूरिस्ट लोगों को इस जगह के बारे में बातें बतानी है। हाँ, क्या सच में इतना आसान काम है? हाँ भाई सच कह रहा हूँ, मेरा चचेरा भाई यही काम करता है। चल मैं उससे तेरी मुलाकात करा देता हूँ, तू काम सीख लेना और फिर करने लगना। समीर रुपेश के दोस्त से जाकर मिलता है, फिर उसका बताया हुआ काम सीख लेता है और करने लगता है। समीर के काम करने से उसके घर की स्थिति सुधरने लगती है। फिर उसके अब्बू की बंजर पड़ी जमीन पर वो अपनी अम्मी के साथ मिलकर धान उगाने लगता है। भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इस काम में लगवा दिया, जिससे मेरे घर की हालत ठीक हो रही है। अरे भाई, दोस्त बुरे वक्त में काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? शुक्रिया मत बोल। बेटा ये लो, चावल के आटे के समोसे बन गए हैं, खाकर देखो तो कैसा लग रहा है। हाँ चाची जरूर, दीजिए खाकर बताता हूँ। रुपेश चंपा के बनाए समोसे खाता है। समोसा खाते ही वो अपनी उंगलियां चाटने लगता है और फिर कई बार और मांगकर खाता है और फिर कहता है, चाची आपने क्या लाजवाब समोसे बनाए हैं। मैंने तो ऐसे लाजवाब समोसे, वो भी चावल के, कभी नहीं खाए। मेरी माँ के हाथों में जादू है। चाची ठीक है, मैं चलता हूँ। आप ऐसे ही समोसे मुझे रोज बनाकर भिजवा दीजिए। हाँ बेटा जरूर। फिर अगले दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो वहाँ एक टूरिस्ट को घूमते घूमते भूख लगती है। फिर वो समीर से होटल के लिए पूछता है। समीर उसे होटल लेकर जाता है तो वहाँ पर सारे चावल के आइटम होते हैं जो उसे पसंद नहीं आते। तो वो कहता है, हे मैन, क्या तुम मुझे किसी अच्छी खाने की जगह ले चलोगे? मुझे चावल का सिंपल खाना खाना है। समीर को समोसे का ख्याल आता है और तब वो अपनी अम्मी को फोन करके समोसे और चटनी बनाने को कहता है। माँ, मैं 2-4 लोगों को लेकर आ रहा हूँ, आप समोसा तैयार रखना। समीर के कहने के हिसाब से उसकी अम्मी चावल के आटे के समोसे तैयार करती है और उसे बेहद खूबसूरत तरीके से परोसती है। तब जब समीर उस टूरिस्ट को लेकर वहाँ पहुँचता है तो उसकी अम्मी उसे समोसे परोसती है। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? हम लोग ऐसी कैसी जगह नहीं खाना चाहते। सॉरी जनाब, पर आप लोग परेशान ना हो, ये मेरा अपना घर है और आप लोग एक बार मेरी माँ के हाथों के समोसे खाकर देखें, फिर आपको कोई भी परेशानी हुई तो सबकी जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। हाँ साहब, और आप लोगों का मन हो तभी हमें पैसे दीजिएगा, नहीं तो पैसे दिए बिना ही चले जाइएगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो हम खा लेते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। समीर और चंपा के कहने पर वो टूरिस्ट समोसे खाने लगते हैं और उसके साथ दी गई सरसों की चटनी और इमली की चटनी भी खाने लगते हैं। वो लोग समोसे खाकर बेहद खुश हो जाते हैं और फिर और समोसे मांगकर खाते हैं। वाह, क्या लाजवाब समोसे बने हैं। हाँ बिल्कुल, तुमने सच कहा। वो उसकी खूब तारीफ करते हैं और फिर समोसे की कीमत से ज्यादा पैसे देते हुए कहते हैं, तुम लोग इसकी दुकान खोल लो, बहुत ही अच्छी इनकम होगी। हाँ जरूर सर, जरूर ऐसा ही करेंगे। टूरिस्ट की कही गई बात को मानकर समीर और उसकी अम्मी मिलकर समोसे की दुकान खोल लेते हैं और उनकी दुकान बहुत जल्दी मशहूर हो जाती है। आसपास के लोग और टूरिस्ट को सबको समोसे बहुत पसंद आते हैं। अम्मी, आपके डिजाइन किए हुए रिंग रोल समोसे और भी लोगों को पसंद आ रहे हैं और नए नए डिजाइन के समोसे बना दिया करो, जिससे लोग और खुश होकर और भी समोसे खरीदे। समीर के कहने से उसकी अम्मी और भी डिजाइन से समोसे बनाने लगती है, जिससे उसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है, जिसके लिए और भी लोगों को काम पर रखना पड़ता है और उसके समोसे फिर दूर दूर तक जाने लगते हैं और उसका मुनाफा बहुत अच्छा होने लगता है। ये जानकर फिर मीडिया वाले आकर उसका इंटरव्यू लेते हैं, जिससे पूरे शहर में उसका नाम रोशन हो जाता है, जिसे देखकर उसके खानदान के लोग भी उनसे रिश्ता बनाने लगते हैं। समीर पुरानी बातें भुलाकर सबसे मिलजुल कर रहने लगता है। सीख, अमीरी का साथी हर कोई, गरीबी का साथी कोई नहीं।